हाथ की लकीरों का क्या, हाथ की लकीरों को क्या, वह फिर आएगी फिर मिट जाएगी, लेकिन हमारी मेहनत का फल आज न मिले एक दिन जरूर रंग लाएगी। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम 7 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण, देखिए दोस्त, आज का जो करंट अफेयर्स है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप आज का करंट अफेयर्स जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो हमारा अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है, शीतकालीन ओलंपिक है, फिर लता मंगेशकर जो हमारी देश की स्वर कोकिला यानी सुरों की जो देवी थी, उनकी कल मृत्यु हो गई। दोस्त, उनके बारे में आज महत्वपूर्ण जानकारी है। आप सभी इस वीडियो को जरूर देखें और दोस्त प्लीज इस वीडियो को शेयर भी करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर, देखिए लता मंगेशकर जी का कल हमारा मृत्यु हो गया सुबह 8:30 बजे के करीब में दोस्त। तो इनके बारे में जानना है, क्योंकि हमारे देश की क्या थी, स्वर कोकिला थी, यानी स्वरों की रानी थी। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला है कि इनका जन्म कब हुआ था। दोस्त, इनका जन्म हुआ था 28 फरवरी 1929 को। ये याद रखिएगा, 1929 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और यह दोस्तों भाई बहन में 4 इनके बहन थे, यानी 4 बहनें थी या और 1 भाई था, ठीक है दोस्तों। भाई का नाम हम लोग पढ़े होंगे, एक बार कहीं पूछा गया था क्वेश्चन। इनके पिताजी का नाम हमेशा पूछा जाता है, इनके पिताजी का नाम क्या था। इनके भाई का नाम था दोस्तों हृदय नाथ मंगेशकर। क्या नाम है? हृदय नाथ मंगेशकर, ठीक है। और दोस्तों इनके पिताजी का नाम पूछा गया है, तो पिताजी का नाम क्या है? तो देखिए, हम ही एक बार ग्रुप डी का ही एग्जाम दे रहे थे 2018 में। तो सर दोस्तों हमारे एग्जाम में पूछा हुआ था कि इनका पिताजी का नाम क्या था, तो यह दीनानाथ मंगेशकर। क्या नाम था? दीनानाथ मंगेशकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ उपनाम दिए गए हैं दोस्तों, तो उपनाम क्या है? पहला तो हमारे भारत की स्वर कोकिला। क्या नाम है? भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का नाम है। और राष्ट्र की आवाज भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों बॉलीवुड का नाइटिंगेल, इस प्रकार पूछे कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू, जो कि हमारे देश की कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनने वाली भारतीय महिला थी, भारतीय, ठीक है। इस तरह पूछे कौन महिला थी, तो वो थी एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय में पूछे तो वो थी सरोजिनी नायडू जी। और इन्हीं को कहा जाता है बॉलीवुड का नाइटिंगेल। हमने बता दिए कि 4 भाई बहन थे। इन्हीं का बहन दोस्तों जो कि आशा भोसले हैं, इन्हीं की अपनी बहन है। देखिए इनकी चारों बहनें जी थी ना, सबसे बड़ी थी। और यह मतलब संगीत में इन सब की रुचि थी, क्योंकि इनके पिताजी खुद संगीतकार थे। जो इनके पिताजी थे दीनानाथ मंगेशकर जी, ये खुद पिताजी थे। देखिए एक रोचक बात, मंगेशकर इनका नाम कैसे पड़ गया, तो देखिए इनका ना पिताजी मंगेशी गांव में रहते थे, यानी इंदौर में इनका अपना जन्म हुआ था। लता मंगेशकर जी का मंगेशी, इन्हें मंगेशी नाम पर अपना नाम रख लिए लोग मंगेशकर, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? इंदौर के मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु अभी कल ही हमने बताया कि 6 फरवरी 2022 ईस्वी को मुंबई के कैंडी अस्पताल में हो गया। हालांकि इनको जनवरी में कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, लेकिन जनवरी में इनके इलाज होने के बाद अभी हाल ही में इनको बॉडी का पार्ट, मतलब जैसे कि उम्र भी हो गया था, 92 ईयर्स की हो गई थी, ठीक है। याद रखिएगा 1929 में तो इनका जन्म हुआ था। इनकी माता तो दोस्ती सेवंती मंगेशकर। कौन थी? सेवंती मंगेशकर, ठीक है। पिता कौन थे? पिता जो हमारा इनका पिताजी का नाम दीनानाथ और माता का सेवंती, ठीक है। इनके बचपन का दोस्तों हेमा हार्दिकर था। क्या नाम था? हेमा हार्दिकर, ठीक है। जैसे कि हम लोग हेमा मालिनी पढ़ते हैं ना, उनका भी दूसरा नाम है बचपन का, उसी तरह इनका हेमा इनका बचपन का नाम था। अब आता है इन पर महत्वपूर्ण कड़ी क्या क्या है। सबसे पहले दोस्त कि इनको क्या कहा जाता है, हमारे जो लता मंगेशकर थी, इनको दोस्तों पद्म भूषण कब मिला था, तो 1969 में। याद रखिएगा 1969 में प्रथम बार इनको पद्म भूषण मिला था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पद्म विभूषण 1999 में मिला, ठीक है। देखिए 30 साल का गैप हुआ। फिर उसके बाद भारत रत्न 2001 में मिला था इनको, भारत रत्न। किनको?
लता मंगेशकर जी को। ये हमारे भारत रत्न पाने वाली क्या है, भारतीय महिला संगीतकार महिला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो देखिए 1969 में तो हमारा मिल गया था पद्म भूषण। उसके बाद 1989 में मिल गया हमारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो कि हाल ही में रजनीकांत को जी को दिया गया है 2019 के लिए, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 2020 के लिए। उसके बाद हमारा आता है 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न। इसके अलावा इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो कब 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 के दिया गया है, 1972, 74 और 1998 में, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो कि अभी हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मनोज बाजपेयी ये धनुष को मिला था, तो इसी प्रकार इनको 2 बार मिला, 3 बार मिल चुका है। इसके अलावा दोस्तों पहला संगीत इन्होंने मराठी में शुरुआत किया था, यानी मराठा में इनका जन्मभूमि तो इंदौर में था, लेकिन इनका लालन पालन मराठा में हुआ था। तो पहला इन्होंने मराठी फिल्म शुरू किया था। हिंदी फिल्म 1999 से स्टार्ट हुआ। हम लोग पढ़ते हैं दोस्त कि 1947 में जब हमारा देश भारत आजाद हुआ, तो इन्होंने गाया था ए मेरे वतन के लोग, आपने सुना होगा, जरा आंखें में भर लो पानी। ये देखिए दोस्तों, ये आवाज मरा कभी नहीं है, ये देश की शान है, और कभी ये आवाज हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे जो पीढ़ी बीत चुकी है, हम लोग की जो पीढ़ी चल रही है, ये पीढ़ी जो है दोस्तों कभी इनकी आवाज को कोई भुला नहीं सकता है, ठीक है। चलिए अब और कुछ जान लेते हैं। 2008 में दोस्तों आज़ादी की जब 60 वर्ष पूरा हुआ था, तो इस स्मृति में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा चुका है, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उसके बाद एमपी सरकार ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमपी सरकार ने 1984 से राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार देती है, ठीक है। पहला राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार नौशाद संगीतकार को 1984-85 में दिया गया था। इनका नाम क्या था, नौशाद, ठीक है, याद रखिएगा। इनको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया जा चुका है। किस पुरस्कार से, लीजन ऑफ द मेरिट, जो हमारे देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी थी, इनको दिया गया था। देखिए ये देश की ही दीदी नहीं कहलाती थी, विश्व भर में इनको लोग दीदी कहते थे, ठीक है। पहली बार दोस्तों अगर पूछे कि भारत रत्न किसे दिया गया था, किस संगीतकार को दिया गया था, तो सुब्बलक्ष्मी थी। कौन थी, सुब्बलक्ष्मी जो महिला थी, इनको पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। और ये हमारी जो लता मंगेशकर जी हैं, उनको 2001 में दिया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब से मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस दोस्तों 4 फरवरी से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, 4 फरवरी से, ठीक है। 2021 में इसकी शुरुआत हुआ था, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है, मानव बंधुत्व दिवस, ठीक है। 4 फरवरी को हम लोग विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य धार्मिक समुदायों के बीच संवादों को बढ़ावा देना, यानी जो धार्मिक समुदाय है उनके दोनों संवादों को बढ़ावा देना। क्या हुआ था दोस्त कि 4 फरवरी 2019 को पोप फ्रांसिस, जो कि ईसाई धर्म के प्रमुख है, एक अल तैब का नाम है, अल तैब जो इस्लाम धर्म के प्रमुख है, इन दोनों के बीच एक क्या हुआ, समझौता हुआ, यानी एक दोनों के बीच हस्ताक्षर हुआ कि हस्ताक्षर ये हुआ कि हम लोग बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए, यानी धर्म से ऊपर मानव बंधुत्व को रखा जा गया, यानी धर्म बड़ा नहीं है, हमारा मानवता बड़ा है, यानी हम दूसरे के बीच बंधुत्व का भावना होना चाहिए, चाहे हम ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, या मतलब कोई भी धर्म आप मानते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, सबके बीच क्या होना चाहिए, एक मानवता बंधुत्व का भावना होना चाहिए, ठीक है। तो कब हुआ था, 4 फरवरी 2019 की इन दोनों के बीच समझौता हुआ और 2021 से मनाया जा रहा है, यह दूसरा बार मनाया गया, ठीक है। अब कुछ हम दिवस देख लेते हैं दोस्तों। विश्व कैंसर दिवस, तो देखिए विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, हमने कल भी पढ़ा था। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस दोस्तों 16 जनवरी को, देखिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। 10 से 16 जनवरी के बीच स्टार्टअप सप्ताह मनाया जाता है और हाल ही में इसकी घोषणा किया गया है। इसके अलावा वीर बाल दिवस, देखिए दोस्तों वीर बाल दिवस भी मनाए जाने की घोषणा 26 दिसंबर को किया गया 2021 में, ठीक है।
अब हमारा आता है 4 फरवरी की घटना। देखिए 5 फरवरी को स्थगित हो गया था, 4 या 5 फरवरी को ये घटना घटित हुआ था। कहीं आपको 4 फरवरी मिलेगा, कहीं आपको 5 फरवरी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 4 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष यानी 100 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की श्रद्धांजलि दी। चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त चौरी चौरा हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। अब देखिए यह चौरी चौरा घटना हुआ था क्या हुआ था कि हमारे देश में जब स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा था, हमारे देश में पहले क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट की घटना हुई। रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था कि रॉलेट एक्ट आने के कारण सभी लोगों को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता था कि किसी को गिरफ्तार करने के बाद 2 व्यक्तियों को पंजाब के क्षेत्र में सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल को, डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के कारण क्या हुआ कि जलियांवाला जो पंजाब के अमृतसर के जल्दी नामक एक क्या था, जलियांवाला बाग था, यानी हमारा एक पार्क था, उसमें एक बैठक हुआ। उसमें क्या हुआ कि अंधाधुंध गोली बरसा दिया गया जनरल डायल के कारण। इसी घटना ने हमारे देश में एक अलग प्रकार के आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। तो वह आंदोलन क्या हुआ? असहयोग। असहयोग का मतलब होता है किसी प्रकार की सहायता नहीं लेना। यानी इसमें क्या किया गया था असहयोग आंदोलन में कि जितने भी लोग नौकरी में है, चाहे किसी भी सरकारी वस्तु, सरकारी नौकरी, इस सब का बहिष्कार करना है। ऐसे एक घटना 1905 में भी हो चुका था दोस्त, हमारा जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा जोर दिया गया। ये घटना चलती आ रही थी, इसमें 1 साल का लक्ष्य रखा गया था कि 1 साल में हम स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 की रात गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस थाने में आग लगा दी गई, ठीक है। और इस आक्रोश ने 22 लोगों की जान ले गई। 21 तो वहां के सिपाही थे, एक थानाध्यक्ष थे, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इसी को देखकर महात्मा गांधी ने, क्योंकि ये महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन शुरुआत किए थे तो इन कहे थे कि इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग अब सिर्फ जो हम दे रहे हैं इस पे चलकर हम लोग 1 साल में स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि कुछ नहीं हुआ। तो महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि इसमें हिंसा हो गया, ठीक है। चलिए आप लोग आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब हमारा आता है दोस्तों गोरखपुर। देखिए गोरखपुर के टेराकोटा जो हमारा मिट्टी का मूर्ति था, इसको जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान भी गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश के अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान गोरखपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत चीज आपको मिलेगा। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की है? देखिए भारत ने, हमने कल ही पढ़ा था कि राजनयिक तरीके से इसका क्या किया है, बहिष्कार किया है कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे राजनयिक तरीके से। लेकिन देश के जो हमारे खिलाड़ी है, देश के जो ऐसे खिलाड़ी है आरिफ, अभी हाल ही में आरिफ खान, इसका एक दल भेजे गए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे देश इसके बहिष्कार किए, जैसे कि अमेरिका ही शामिल हुआ। अमेरिका सबसे पहले इस घटना को बहिष्कार किया कि हम इस घटना में इसमें राजनयिक तरीके से शामिल नहीं होंगे, ठीक है। और यह ओलंपिक है, भले ही वो समर ओलंपिक नहीं है लेकिन शीतकालीन ओलंपिक। इसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों यानी ठंडे क्षेत्रों के ही लोग ज़्यादा देश भाग लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी इसमें भाग लगभग देश लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की? तो याद रखिएगा आरिफ खान ने। किसने किया? आरिफ खान। हम लोग आरिफ खान स्विमिंग खेल से खेलते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी है, याद रखिएगा। उसके अलावा हमारा शीतकालीन ओलंपिक 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच आयोजित हुआ है। कब हुआ है? 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच। और यह दोस्तों बीजिंग यानी चीन के बीजिंग शहर में इसका आयोजन हुआ है। इसके अलावा दोस्तों बीजिंग में 2 ओलंपिक हो चुके हैं, 2008 में जो कि समर ओलंपिक हो चुका है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों विंटर ओलंपिक 2000 अभी हाल ही में हमारा विंटर ओलंपिक चल रहा है 2022
22 में, ठीक है, अभी आयोजन चल रहा है। इसमें भारतीय एक खिलाड़ी है लेकिन 3 अन्य सदस्य भी भाग लिए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका शुभंकर क्या है शीतकालीन का, तो ड्वेन क्या है, ड्वेन याद रखिएगा। एक तो दो हमें, एक तो जलती हुई लालटेन है, एक हंसता हुआ पांडा, ठीक है, हंसता हुआ पांडा। अब देखिए कुछ इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इसकी शुरुआत शीतकालीन की शुरुआत 1924 में हुआ था। पहली बार इसको फ्रांस ने आयोजित किया था। कहाँ हुआ था, फ्रांस में 1924 में, ठीक है। हम लोग पैरालंपिक पढ़े थे कब से दोस्तों, 1960 से, लेकिन ये हमारा शीतकालीन है, तो शीतकालीन कब से हुआ, 1924 से। अब वही ओलंपिक पूछेगा तो 1896 से शुरुआत हुआ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका अध्यक्ष ओलंपिक का थॉमस वाक। और एक और मजेदार बात कि हमारा जब शीतकालीन ओलंपिक और विंटर ओलंपिक दोस्तों था, ये हमारे एक ही साथ आयोजित होता था। 1992 तक साथ साथ में आयोजित होता था, लेकिन 1992 में ये अलग हो गया। और 1992 में पहली बार दोस्तों हमारा ओलंपिक है, यानी जो हमारा समर ओलंपिक होता है ना, अभी जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक नाम दिया गया, इसका आयोजन किया गया। और ये दोनों के, मान लीजिए कि हमारा समर ओलंपिक अगर अभी हुआ है हमारा 2020 में, तो 2024 में हमारा क्या होगा, फिर होगा समर ओलंपिक यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है। तो इसी के 2 साल में यानी 2022 में क्या होगा, शीतकालीन ओलंपिक, यानी शीतकालीन ओलंपिक 2 साल दो समर ओलंपिक के बीच में होता है, याद रखिएगा। और अगला वही पूछे दोस्तों तो 2026 में, याद रखिएगा, इटली में होगा। कहाँ होगा, इटली में होगा। इसको हम लोग देख लिए कि इसका शुभंकर क्या है, ड्वेन। अभी तक दोस्तों सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन किया है, नॉर्वे किया है शीतकालीन ओलंपिक में। सबसे अधिक बार आयोजन किसने किया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि 4 बार किया है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। 4 बार किसने किया है, अमेरिका ने। देखिए कोई भी ओलंपिक हो चाहे किसी प्रकार खेल हो, तो उसका तो एक शुभंकर रहता है, एक मोटो रहता है। तो देखिए इसका मोटो रखा गया शेयर द डेस्टिनी, यानी शेयर द डेस्टिनी, यानी भाग्य को साझा करे। क्या करे, भाग्य को अपने साझा करे, यानी शेयर द डेस्टिनी। जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे ये जो हमारा ओलंपिक हुआ था और शीतकालीन ओलंपिक हुआ, हमारा पैरालंपिक हुआ था, तो एक में था कि लक्ष्य तेरा सामने है। क्या था, लक्ष्य तेरा सामने है। और हमारा पैरालंपिक में था कर दे कमाल तू। क्या था, कर दे कमाल तू। ध्यान रखिएगा दोस्तों, या इसमें है शेयर द डेस्टिनी, ठीक है। इसमें 91 देशों ने भाग लिया है, हमने बता दिया। 2018 में कहाँ हुआ था, प्योंगचांग, जो कि दक्षिण कोरिया में हुआ था, ठीक है, दक्षिण कोरिया में। अब हमारा आता है टोक्यो ओलंपिक। ओलंपिक का बात है तो टोक्यो ओलंपिक, इसमें उद्घाटन समारोह में दोस्तों MC मेरी कॉम और हमारा मनप्रीत सिंह ने उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। वहीं हमारा जब समापन समारोह था बजरंग पुनिया, ठीक है। और हमारे इसका शुभंकर क्या था, तब मिराई तोवा, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा ड्वेन, इसका टोक्यो ओलंपिक का मिराई तोवा। वहीं हमारा दोस्तों पैरालंपिक का होगा तो सोमाइती। क्या होगा, सोमाइती। इसमें उद्घाटन समारोह में तेगचंद और हमारा समापन समारोह में अवनी लेखारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खेल से क्वेश्चन कभी मत छोड़िएगा, खेल से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। 5 फरवरी 2022 को भारत ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार जीता है। यानी ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 जब हुआ तो इसमें 5वीं बार किसको हराकर भारत ने जीता है, तो याद रखिएगा इंग्लैंड इसमें उप विजेता साबित हुआ है, ठीक है। और भारत ने इसे 4 विकेट से हराया है। इसका कप्तान थे टॉम प्रेस्ट। कौन थे, टॉम प्रेस्ट, याद रखिएगा, टॉम प्रेस्ट इसका कप्तान थे, ठीक है। उसके आगे भारत 5वीं बार विजेता बना है, ठीक है। और लास्ट छक्का पर दोस्तों 1 रन की आवश्यकता थी, लेकिन लास्ट छक्का दिनेश बाका ने लगाकर भारत को जीत दिलाई, ठीक है। 5वीं बार दोस्तों हमारे जब भारत ने इस पदक को जीता है अंडर 19 वर्ल्ड कप को, तो इसका कप्तान कौन थे, ये पूछता है यश धूल। कौन थे, यश धूल। और सबसे पहला जब देश हमारा भारत ने इसका पदक जीता था, यानी सीरीज जीता था वर्ल्ड कप का, तो मोहम्मद कैफ प्रथम बार 2000 में, ठीक है, अंडर 19 2000 में प्रथम बार मोहम्मद कैफ ने भारत को या
एक किताब दिलवाया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है 2008। 2008 में हमारा चिक्कू भाई जो कि विराट कोहली ने इसको पदक को दिलाया था। उसके बाद दोस्तों आता है 2012 में उन्मुक्त चंद, और 2018 हम लोग तो पढ़ चुके हैं पृथ्वी शाह जो कि बहुत अच्छे खिलाड़ी है। अब दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन यहाँ था, याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज में। कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज में इस खेल का आयोजन हुआ था, ठीक है। वेस्ट इंडीज में इस खेल का आयोजन हुआ था। चलिए उसके आगे हमारा है, इसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें हमारा 16 टीमें ने इस खेल में हमारा भाग लिया है, ठीक है। उसके अलावा कौन सा संस्करण था? तो इसका हमारा 14वां संस्करण था। कौन सा था? 14वां संस्करण। उसके अलावा मैन ऑफ द मैच किसे नियुक्त किया गया था? राज बाबा। कौन है मैन ऑफ द मैच? राज बाबा। कौन बने हैं? राज बाबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा दोस्तों कि मैन ऑफ द सीरीज। मैन ऑफ द सीरीज किनको दिया गया? तो डेवाल्ड ब्रेविस को, ठीक है। इन्होंने सीरीज कहने का मतलब जो चल रहा है इसमें सबसे ज्यादा खेल किसने रन बनाया? तो दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड बेनरिश ने, ठीक है। किसने? बेवरिश ने, ठीक है। याद रखिएगा 506 रन। उसके बाद दोस्तों आता है 2020 में कौन विजेता था? तब भारत तो विजेता, बांग्लादेश विजेता, ठीक है। उसके बाद आईसीसी आता है दोस्तों। तो आईसीसी 15 जून 1909 का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय यूएई के दुबई में है। इसका अध्यक्ष दोस्तों ग्रेग वर्कले है, और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? जेफ अलार्डिस, ठीक है। कौन है? जेफ अलार्डिस। और देखिए यहाँ हम लोग ने देखा सर्वाधिक विकेट डूनिथ वेल्लेज ने लिया था, ठीक है, जो कि कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं, 17 विकेट। उसके बाद दोस्तों कल ही हमने पढ़ा था कि भारत 1000वां वनडे मैच खेलने वाला खिलाड़ी बन गया है। कल ही भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था न्यूजीलैंड को हराकर, ठीक है। चलिए आगे, किसने शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है? देखिए दोस्त आज हमारा थोड़ा सा देर हो गया है करंट अफेयर्स डालने के लिए। इसके लिए आप सभी से तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ दोस्त, क्योंकि हमारे घर पे पूजा चल रहा है अभी, सरस्वती पूजा। आज समापन समारोह था तो दोस्तों समापन हो गया है, फिर बगल में भी रखा गया जिसके कारण बहुत ये दोस्त बज रहे हैं, जिसके कारण हम नहीं बना पाए हैं। आप सभी जरूर देखिएगा, ठीक है। लेट हो गया है, कल से लेट नहीं होगा दोस्त, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। चलिए, किसने शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है? तो कोनराड संगमा ने। किसने किया है? कोनराड के संगमा। और ये कहाँ के मुख्यमंत्री है? मेघालय के मुख्यमंत्री है। नेशनल पीपुल्स पार्क। नेशनल पीपुल्स पार्क दोस्तों 8वीं राष्ट्रीय पार्क है, जो कि पुस्तक छाप इसका क्या है? 8वां राष्ट्रीय पार्टी घोषित हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा 2018 में इसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक छाप। उसके अलावा दोस्तों 100वां स्मार्ट सिटी हमारा कौन बना था? शिलोंग। कौन बना था? शिलोंग, ठीक है। चलिए आगे, असम राइफल का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ये भी शिलोंग में, जिसकी स्थापना 1835 में असम राइफल की स्थापना हुआ था, ठीक है। मेघालय का पठार क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा मेघालय का पठार हम लोग मार देते हैं कि पूर्वोत्तर में है ना मेघालय का पठार, तब पूर्वोत्तर का ही राज्य समझकर हम लोग हमेशा पूर्वोत्तर मार देते हैं, लेकिन नहीं, मेघालय का पठार एक ऐसा पठार है जो प्रायद्वीपीय पठार यानी जो ढक्कन का दक्षिण का पठार है ना, ये सब इसी का हमारा भाग चला गया है मेघालय में, ठीक है। और ये क्या हुआ है कि मालदा गैप के दौरान इसको पूछता है कि किस गैप के दौरान अलग हो गया, तब मालदा गैप के दौरान, ठीक है। गारो खासी जयंतिया दोस्तों जनजाति कहाँ स्थित है? ये भी मेघालय में है। नोकरेक राष्ट्रीय पार्क भी मेघालय में है। बलफक्रम राष्ट्रीय पार्क भी मेघालय में है, याद रखिएगा नोकरेक और बलफक्रम। इसकी स्थापना दोस्तों 21 जून 1972 को हुआ था, ठीक है। सत्यपाल मलिक दोस्तों यहाँ के राज्यपाल है। सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा विश्व उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला गया है दोस्तों? इंदौर में, ठीक है, आईआईटी इंदौर में। उसके अलावा दोस्तों ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थित है? केरल में, याद रखिएगा। यहाँ पे धारवाड़ लिखा गया दोस्तों, लेकिन इंदौर होगा, याद रखिएगा, ठीक है, इंदौर। चलिए आगे, अगला है हमारे दोस्तों केंद्रीय बजट 2022-23 में पीएम डिवाइन, ये हमने पढ़ा था ना, पीएम डिवाइन कहाँ के लिए? DEVINE, पीएम डिवाइन। पीएम डिवाइन स्कीम कितने रुपए के प्रारंभिक आवंटन को प्रस्तावित की गई है? तो ये हम बजट में भी देखा था, लेकिन
इसकी फिर जिक्र हुई है, तब 1500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य है ना, जितने भी 8 राज्य है, इसका विकास नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके विकास करने के लिए भारत सरकार ने अलग से एक योजना चलाई है। कौन सी योजना? पीएम डिवाइन योजना, यानी वो हमारा डिवाइड हो चुका है, वो हमारे विकास के क्षेत्र में नहीं है, इस कारण से उसके लिए अलग से कुछ योजना रखा गया। इसके द्वारा दोस्तों उत्तर पूर्वी परिषद के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा, ठीक है। मिजोरम जो कि बम्बू लिंक रोड, यानी जो मिजोरम में ना बांस है ना, इसके द्वारा दोस्तों हमारा रोड बनाया जाएगा, ठीक है, बांस को जोड़ जोड़ करते, इससे इसी में इसको बात कही गई है। उसके अलावा दोस्तों हमारा कैंसर प्रबंध पर बल दिया गया, यानी मिजोरम जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र है, इसमें जो कैंसर बढ़ोतरी है उसको भी क्या किया जाएगा? रोका जाएगा, ठीक है। उसके अलावा वैज्ञानिक जैविक कृषि, हम लोग पढ़े थे ना कि पहली बार जैविक कृषि वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो सिक्किम। तो इसी तरह वो पूर्वोत्तर का राज्य है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने इस पर जोर दिया है, ठीक है। उसके अलावा माउंट सारामती पहाड़ कहाँ स्थित है? नागालैंड में। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, मोलिंग एम नामदफा, ठीक है। और रैंप योजना दोस्तों MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को बढ़ावा देने के लिए रैंप योजना बजट में शुरुआत किया गया। अब बजट 2022-23 में सर्वाधिक प्राप्ति कहाँ से होता है? तो देश तो जो हमारा सरकार उधार लेती है ना, उससे सर्वाधिक प्राप्ति होती है। अगर देश में पूछा जाए कि किसके द्वारा आय प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा GST, ठीक है। उसके बाद हमारा आयकर, और तीसरा नंबर पे हमारा आता है निगम का, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हमारा जाता कहाँ है सबसे ज्यादा? तब ब्याज अदायगी में, हम लोग जो उधार लेते हैं ना, उसके ब्याज सबसे ज्यादा हम लोग चुकाते हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन देखिए, 5 फरवरी 2022 ईस्वी को, ये हम एक बार और पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका फिर उद्घाटन किया गया है। 5 फरवरी 2022 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का ही हिंदी होता है, हमने बताया था समानता, इक्वलिटी माने समानता, प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। यह प्रतिमा किसकी है? तो किसकी है दोस्त? रामानुजाचार्य। जो हम लोग प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्या हमारे आचार्य है, जो कि शंकराचार्य हुए, हमारा रामानुजाचार्य हुए, फिर उसके अलावा बहुत सारे हमारा हुए जो बहुत मध्वाचार्य हुए, निम्बकाचार्य हुए, उसी में एक हमारा है रामानुजाचार्य, ठीक है। रामानुजाचार्य जो हमारा समानता के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, श्री संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। उसके अलावा इसने कौन सा अपना मत दिया? तब विशिष्टाद्वैतवाद, हमने याद करा था ना कि अब कैसे याद करेंगे कि एक विशिष्ट व्यक्ति था जिनको समानता पे बल दिया, उन्हीं के लिए विशिष्ट द्वैतवाद को देखते हुए भारत सरकार ने उनके लिए एक विशिष्ट कार्य किया। क्या किया? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण किया, ठीक है। ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है कहाँ दोस्तों? हैदराबाद में, हमने पहले भी देख लिए। इसकी ऊंचाई 216 फीट है, ठीक है। उसके बाद समानता का त्यौहार कब मनाया जाएगा? इसकी 100वीं जयंती के अवसर पर समानता का त्यौहार मनाया जाएगा। यह दोस्तों विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा होगी। पहला पूछे तो थाईलैंड में है, जो कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। इसके अलावा दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में, जो कि साधुवेट द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है? साधुवेट द्वीप, केवड़िया गुजरात। वही पूछे स्टैचू ऑफ पीस, यानी देखिए 3 चीज हमारे देश में है, एक तो अभी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी आ गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, एक स्टैचू ऑफ पीस है। तो कहाँ है दोस्तों? पाली राजस्थान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। आप ही सभी आकलन करिएगा कि आज के करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आप सभी को प्लीज अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।